अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी इदारों की निजकारी का फ़ैसला कर लिया है और 25 इदारों की निजकारी के लिए बिल की मंजूरी के लिए उन्होंने कौमी असम्बली में भेज दिया है। इसके साथ ये देखना है कि ये बिल आइनी है, कानूनी है, और साथ ये भी देखना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने वाली है और इससे पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा होगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बदर हारून साहब, जो मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी FPCCI और सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कौमी इदारों की निजकारी के लिए, आप क्या समझते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त फ़ैसला है? बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, यहाँ पर जो आज मौजूद किया, यहाँ मौका दिया आपने मुझे बात करने का। ये निजकारी जो है ये कोई नया मौजू नहीं है। हम गुज़िश्ता 40 साल से इसके ऊपर आपने बेशुमार TV शोज़ भी देखे, इसके ऊपर बहस मुबासे भी देखे, इस पर हमने अदालतों के फ़ैसले भी देखे। 1970 में जब इदारों को कौमियाया गया पाकिस्तान में, इंडस्ट्री, बैंक, स्कूल्स, आपको पता है एक नेशनलाइजेशन का एक दौर था वो, और जब वो हुकूमत ख़त्म हुई 1970 में, तो उसके बाद से ही ये शुरू हो गया कि इसको वापस किए जाए इदारे। और फिर इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ। कुछ जो इदारे थे वो उनके साबका मालिकान को हवाले कर दिए गए, और उसके बाद जब 85 के बाद जब जुनेजो दौर हुकूमत आया तो बाकायदा एक निजकारी कमीशन बनाया गया, जिसने ये फ़ैसला करना था कि कौन कौन से इदारे हमने उन लोगों को ये इसको निजकारी कर देनी है और उनके हवाले कर देने कि पब्लिक के हवाले कर दिए जाएँ, कि वो ख़ुद इसको जो है कारोबारी लोग वो इसको चलाएँ इदारे को, क्योंकि ये फ़ैसला कर लिया गया कि हुकूमत जो है वो ये कारोबार नहीं कर सकती। 1990 में इसके ऊपर बड़ा काम हुआ, लेकिन ये सियासत का और मसलियत का शिकार होता रहा। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने निजकारी करने की कोशिश की, तो जो उनके मुखालिफ उस वक्त लोग हुकूमत में थे, हुकूमत मुखालिफ जो सियासतदान थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो उनके अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। और जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो फिर पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, और पीपल्स पार्टी ने जब मुखालफत की तो उन्होंने जो इदारों के जो ट्रेड यूनियंस उनको भी साथ मिला लिया। तो ये इस तरह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर आपको पता है 1999 में मार्शल लग गया मुशर्रफ साहब का, और उस टाइम पे फिर दोबारा कोशिश की गई कि निजकारी जो है वो की जाए और ये इदारे जो हैं होने वाले। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त ये हुआ कि वो तमाम इदारे जो हुकूमत के पास थे वो लॉस में जाना शुरू हो चुके थे और वो तबाही की तरफ गामजन थे, और हुकूमत उनको सब्सिडी दे के और उनको रिलीफ दे करके और मुख्तलिफ़ किस्म के मुराद दे करके उनको खड़ा रखा हुआ था। तो अब हम जिस हालत पे पहुंच चुके हैं, और हम समझते हैं कि हमारी जो इकॉनमी की जो तबाही और बर्बादी की बहुत बड़ी वजह है, उनमें से एक वजह जो है वो इन इदारों का जो मालियाती खसारा है वो भी है। आपको पता है स्टील मिल जो है वो मुसलसल खसारे का शिकार है, पाकिस्तान रेलवे खसारे का शिकार है, PIA जो एक कितना मुनाफा बख्श आपका इदारा था वो सियासी मसलियत की भीड़ चढ़ के वो भी जो है खसारे की तरफ चला गया। उसका भी कहते हैं कि वो 800 अरब रुपये जो उसका खसारा जो अब आप उसको निजकारी करने जा रहे हैं, तो उसका कोई तरीक़ाकार तय करेंगे। और गवर्नमेंट इस दफ़ा जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं और सारा कुछ अभी जो निजकारी का जो भी सिलसिला शुरू किया गया, क्योंकि अब तो IMF ने हमें बहुत सख्त पाबंदी लगाई है कि आपने, और पहले भी हमारे जो 2-3 प्रोग्राम थे वो हमें इसी शर्त पर दिए गए थे कि इदारे जो हैं ये हुकूमत इनकी जो सब्सिडी इनके लिए या इनके ऊपर जो खसारा बर्दाश्त करती है वो नहीं करेगी, और ये इनको निजकारी उनको बेच दिया जाएगा। तो अब आपका अगला सवाल वो ये है कि आइनी जो अब ये बिल पेश किया गया है जी, तो अब आपका ये सवाल है कि कानूनी या नहीं गैर कानूनी है। देखिए बात ये कि जब आइनी पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो फिर ये एक कानूनी इसकी शक्ल इख्तियार कर लेगी निजकारी जो है। पहले भी जिस किसी कानून के तहत इदारे बनाया गया था, निजकारी कमीशन जो बनाया गया था, और उसको एक वाज़ेह मैंडेट दिया गया था, और पार्लियामेंट से ही उसको ये मैंडेट दिया गया था कि इन्होंने इदारों जो है इनको बेचना है। लेकिन अब जो हालत भी हो गई फिर इनकी कि इनको ख़रीदार कोई नहीं रहा इनका। पाकिस्तान स्टील मिल का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट तक उस पर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रोका उसके निजकारी को, और एक मुतनाज़ा फ़ैसला था चीफ जस्टिस साहब का, जिसकी वजह से 10-12 साल और गुजर गए और वो खसारा और बढ़ गया। लेकिन एक इसकी एक दूसरी स्टोरी भी स्टोरी की एक दूसरी साइड भी है, और वो ये है कि ये जो जब आप निजकारी की बात करते हैं स्टील मिल की, तो उसके जो एसेट्स हैं वो छुपाए जाते हैं जनरल पब्लिक से।
वो पीछे अपने को पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि उसके जो खरबों रुपए के असासे हैं, यानी जो सिर्फ ज़मीन है वहाँ पे जो उसको अलाउट है या उसको लीज़ की गई है स्टील मिल को, उसकी इतनी मालियत है कि तो पाकिस्तान में 3 दफ़ा कर्जा उतारा जा सकता है उसको तो सेल आउट करके। तो अब उसकी जब निजकारी करने आप जा रहे हैं तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे गवर्नमेंट के, ये तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। शायद अभी स्टील मिल का नाम भी नहीं है, ये जो 88 इदारे अभी करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी मालूमात के मुताबिक अभी उसमें स्टील मिल का नाम नहीं है। अच्छा सर, इसमें जो अभी जो 25 का जो है ना कौमी असम्बली में बिल पेश होगा या मंजूर हो जाता है 25 इदारों का अर्जेंट, अब इसमें बताएं कि इसमें जो प्राइवेट निजकारी करने का जो मफाद है, ये आप क्या समझते हैं कि किसके मफाद में होगा? हुकूमत के, बिजनेसमैन के, सियासतदान के, किस बुनियाद पे हो सकता है? क्या फ़ायदा हो सकता है? इसको असल में बात क्या है इसको निजकारी में लाने? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि निजकारी का जो मामला है चूँकि इदारे खसारे में है, लेकिन सारे नहीं हैं। फर्स्ट पेमेंट बैंक है, उसका मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है, क्योंकि बैंक सारे मुनाफे में गए हैं। अगर फर्स्ट पेमेंट बैंक खसारे में है तो देखना चाहिए किस वजह से खसारे में, खसारे की रीज़न, उसकी खसारे की रीज़न मालूम होनी चाहिए। जब सारे बैंक पाकिस्तान के गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान के तमाम बैंक्स जो हैं वो गए हैं, बड़ी एक पीक का उन्होंने मुनाफा कमाया पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 सालों बैंक्स का जो मुनाफा था ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा, तो वो कैसे पहुँचे वहाँ तक। और फिर फर्स्ट पेमेंट बैंक है वो अगर खसारे में है तो उसकी वजूहत तलाश की जाए। PIA हम देखते हैं कि हमारे से छोटे मुल्क है, इथियोपिया जैसे मुल्क जो है ना, उनकी भी एयरलाइंस, उनके पास 400 जहाज़ हैं। हमारा मुल्क PIA के पास कहते टोटल 20 से 25 अफसरों से भी आधे नाकारा खड़ी रहती है। आप अभी मालूमात लें ना, आपको डोमेस्टिक पर टिकट मिलेगा ना इंटरनेशनल फ़्लाइट पे आपको टिकट मिलेगा। फुल पैक्ड हैं इस वक्त फ़्लाइट्स आपकी, तमाम फ़्लाइट्स। तो क्या ऐसी वजह है कि हम उसके अपने कारोबार को क्यों नहीं बढ़ाते? ब्लू एयरलाइन में मिल जाएगा कुछ मतलब कहने की बात, मतलब कहने का ये है कि क्या वजह है कि हम PIA को क्यों नहीं चला पा रहे। उसकी वजह ये है कि PIA के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एक जहाज़ के ऊपर फ़र्ज़ कीजिए अगर 50 लोगों का हमला होता है तो पाकिस्तान में एक जहाज़ के ऊपर 400 बंदों का हमला है। तो PIA जो है वहाँ पे ओवर आपने स्टाफ जो है उसकी वजह से ये एक वजह है उसकी, है इसके खसारे की। और फिर जो हमारे यहाँ जो माशाल्लाह जिस तरह नवाजा जाता है कि जी वो जा रहे हैं, किसी अफसर ने जाना तो फ्री टिकट्स हैं, किसी मिनिस्टर जाना तो फ्री टिकट्स हैं, हर पार्लियामेंटेरियन को फ्री टिकट्स हैं, साल के इतने टिकट्स हैं। ये वजूहत है खसारे। ये तो सर आपने PIA का बताया। अभी जो वाटर एंड पावर है वापडा, उसको भी जितना तकरीबन प्राइवेट किया जा रहा है सब कुछ, तो वो भी इसी चक्कर में है कि अब एक अफसर है उसको 400 यूनिट है, किसी को 600 है, इस सारी चीज़ें खसारे की। तो जो बात है ना, वो तो इदारे के जो वर्कर होते हैं उनको ही सारी सहूलत होती है, बाकी तो आवाम को तो कोई उसमें फ़ायदा उसमें देखिए 2 बातें उसके अंदर। ये जैसे आइसको, मैपको, फेस्को, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनको भी ये IMF की कुछ शराइत थी जो उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए इनको भी कहा गया। कुछ इसमें ना वो अर्ज़ किया, शुरू में मैंने आपको अर्ज़ किया, कुछ इदारे तो खसारे में और कुछ इदारे जो हैं वो प्रॉफिट में भी हैं। तो देखें, अगर आप वो दोनों मिला करके बेचेंगे तो तभी बिकेगा ना, खाली आपका नकारा सौदा तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो कारोबार का असूल है, तो ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो सारा आपके नुकसान वाले सौदे आके ख़रीद लेगा? अगर लेगा भी तो वो भी कौड़ियों का मोल लेगा उसको। और PIA के भी एसेट्स मौजूद हैं। देखिए, जितने भी इदारे हैं वो अगर कारोबारी तौर पे नुकसान में भी जा रहे हैं, लेकिन उनके एसेट्स तो मौजूद है ना। तो जो भी जब भी कोई कारोबार बिकता है तो एसेट्स के समेत, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के समेत बिकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है ये पॉलिसी जो है वो बनाई है कि इसमें मुनाफा बख्श इदारे भी बेच रहे हैं और जो खसारे में जा रहे हैं वो भी बेच रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो थॉट है, जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो ये है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है। जो आपने पूछा ना सवाल कि इसका फ़ायदा किसको है, सियासतदान को है या हुकूमत को है, ये किसको है, या मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा जो है वो आवाम को है। ठीक है, क्योंकि ये खसारा जो है लोग मुनाफा लोग कमा लेते हैं, अब बरात जो है ना अफसरान और हुकूमत ले लेती है, सियासतदान ले लेते हैं, और जो बोझ है वो सारा सार्फिन को या आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इसका फ़ायदा आवाम को कम से कम उनका उस खसारे से जो है ना, जो उनकी जेब से उनको जो उनसे जो वसूली की जाती है, उनको जो लूटा खसूटा जाता है, उससे शायद फ़र्क, थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। अच्छा सर, ये सारी तो ठीक है, नुकसान किसका है, इदारे भी निजकारी में आ जाते हैं सब कुछ। अब मुझे ये बताएं कि चले इदारे भी निजकारी में आ गए, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब गुज़श्ता जो 5 साल हैं जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी रहे, इकॉनमी का वहाँ सा था, कोरोना आ गया, वहाँ पे भी मुआशी हालात ख़राब हो गए। अब तकरीबन कोई 5-6 साल से यही डिस्कशन है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे इंतहाई गिर चुका है, उसकी कमज़ोर हो चुकी है मुआशत।
तो क्या इदारों की निजकारी से मुआशियत इस्तेकाम में आ सकती है, बहाल हो सकती है? फिर हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से स्टार्ट लेते हैं इसका। मतलब मेरी जितनी उम्र है, मैं तो मतलब जब से होश संभाला है 10-12 साल की 15 साल की उम्र से पाकिस्तान को हमेशा बुरान के शिकार देखा है, मुख्तलिफ बुरानों का शिकार देखा है। सदर का माशाल्लाह मेरी आंखों के सामने का, मेरी याददाश्त में बिल्कुल, उम्र मेरी शायद कम थी लेकिन मेरी बिल्कुल याददाश्त में कि क्या रात है। उसके बाद फिर तमाम अदवार जो हैं सियासी अदवार, जिसमें बेनज़ीर का पहला और दूसरा दौर और नवाज शरीफ का पहला और दूसरा दौर, फिर ज़रदारी साहब की हुकूमत, पहले मुशर्रफ साहब का माशाल्लाह पूरा 10 साल का, फिर ज़रदारी साहब की हुकूमत, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत। तो ये बिल्कुल बीइंग अ बिज़नेसमैन समझ लीजिए, चूँकि मेरा ऐसे इदारों के साथ मेरी वाबस्तगी है। मैंने पहले रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, तो उस वक्त भी जो है मीशत के ऊपर बड़ी बातचीत रहती थी। ये 2018-19 की बात है, जब इमरान खान की हुकूमत ने चार्ज संभाला था और बड़े बुलंद बाग दावे करके वो आए थे कि पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क से पैसे वापस आ जाएंगे, जो पैसा बाहर किया हुआ पाकिस्तानी ने वो भी वापस आ जाएगा, और हम जनाब ऐसी स्कीम्स लेकर के आएंगे और आप IMF के मुंह पे मारेंगे। हम सारी बातें सुनते रहें। मसला कहाँ से स्टार्ट है? मसला ये कि जब ज़ियाउल-हक का मार्शल था तो अफ़गानिस्तान की पहली जंग डॉलरों की बहुतात थी हमारे मुल्क में। हमने उस वक्त सोचा नहीं कि ये बंद भी हो जाएगा। तो चूँकि हम लोग जो है ना दूरस्थ पॉलिसियाँ नहीं बनाते, हम सिर्फ वक्ती तौर पे अपने फ़वाइद देखते हैं, आगे का नहीं सोचते। सेम इज़ द केस जब मुशर्रफ साहब का मार्शल था तो एक दफ़ा फिर आपको याद है 9/11 और उसके बाद की सूरत हाल, तो वो फिर पाकिस्तान की दफ़ा प्रिविलेज मिल गया, वो मरवात मिल गई, और फिर जो है ना वो पूछताछ दुनिया ने बंद कर दी, और उसके बाद हमने फिर डॉलरों के रेल पे लोग हमारा मामला हमारा चंद साल और गुजर गए। ख़राबी पैदा हुई वहाँ से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है 2008 में, और जब जो हमने कर्ज़े और वो जब इमदाद बंद हो गई, मामला हल हो गए अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट्स के साथ, अमेरिका यहाँ पहुँच गया, उसका तो हमारी ज़रूरत ना रही दुनिया को। जब ज़रूरत नहीं तो फिर हम पे जो है ना वो नए से नई किस्म की, फिर हमें वो क्या कहते हैं जंग में डाल दिया गया, दहशतगर्दी का हमें शिकार किया गया, हमें प्रॉक्सी वार लड़नी पड़ी यहाँ पर पे, हमें बमों के धमाके और ड्रोन हमले और फिर उसामा बिन लादेन वाला केस, तो हमारे पर पाबंदियाँ, फिर FATF के कवानीन हमारे 5-7 साल हमारी मईशत का गला घोंट दिया उन कवानीन ने। अब सर मुझे ये है कि बेहतरी की तरफ ये हुआ कि जी कि अब आप सिर्फ हम निजकारी के साथ तो उसको नहीं कर सकते ना, निजकारी से इस्तेकाम तो नहीं आएगा। लेकिन हमारे जब हम देखते हैं हमारे घर में आमदनी जब अगर कम हो जाए हमारी, तो हम क्या करते हैं? तो खर्चे कम करते हैं। तो ये जो हम खसारे की जो हमने कारोबार शुरू किए हुए थे कि हर महीने अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, हर साल में पता लगता है जी हमने इतने 100 अरब रुपए की सब्सिडी दे करके और अपना सिस्टम को चला रहे हैं, इदारे चला। तो अब वो सूरत हाल पैदा हो गई थी कि डू एंड डाई, या तो ये इदारे बंद हो जाते, अगर PI आज बंद हो जाए तो बहुत बड़ी सुख्ती की बात है। तो उससे बेहतर नहीं है कि हमने इसको फैसला कर लिया कि अब हमने इसको बेच देना है। हालांकि अभी बड़ा प्रेशर आएगा, मैं आपको बता दूँ, आप चाहे आईनी तरामीम कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, वहाँ की जो लेबर यूनियंस हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, वो स्टाफ है, ये एक बेचैनी फैलेगी, बेरोज़गारी फैलेगी, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन उस इदारे को ख़रीदेगा वो कभी भी वो नायल और निकम्मा स्टाफ के साथ काम नहीं करेगा, वो अपने ज़रूर बंदे लाएगा, रिप्लेसमेंट करेगा। ता वक्त है कि वो ज़ाहिर है वो भी प्रोफेशनल लोग भी वहाँ मौजूद हैं कि वो अपना जो है जैसे समझते हैं अपना काम समझ कर उसको करना शुरू कर दें। हमारे मुल्क में मैं बहुत साफ़ बात ये कहता हूँ जी कि हमारे मुल्क में चाहे सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं, स्टाफ और मुलाजमीन का एक रवैया है, एक ख़ास हमारी अपन तो पूरी कौम की है, बिज़नेसमैन हैं वो अपने तौर पे उनकी ख़राबियाँ अलग हैं, लेकिन मैं आज बात करूँगा जो हमारे जो लोग जो अफसरशाही से कहते हैं या मुलाजमीन हैं, वो जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये लोग जब शाम को छुट्टी करके जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं जैसे शायद कल ये जॉब पे नहीं आएंगे, और जब सुबह काम पे आते हैं तो ऐसे आते हैं जैसे कि शायद आज उनका पहला दिन है। तो जब तक ये सोच हमारी रहेगी, इस सोच के साथ हम काम करेंगे तो क्या काम करेंगे और कैसे जन इदारों को चलाएँगे। इसमें सिर्फ स्टाफ का या मुलाजमीन का रवैया जो है वो ज़ाहिर है जवाब होता है जब जो मालकान के साथ वहाँ भी उस साइड भी बड़ी ख़राबियाँ हैं, वक्त पर तनख्वाही ना मिलना, तो जो है उनके हक मारना किसी भी हवाले से हो, चाहे वो इंक्रीमेंट्स हैं, बोनसेस हैं, हर शख्स ही चाहता है मैं अपनी जेब भर लूँ। तो इसी तरह वो काम चोरी और हरामी जैसे कहते हैं वो हमारे में बड़ी सराहियत कर गई है। तो हम सब लोग जो है ना उसका शिकार है मनहसूर कौम। तो इस वक्त पूरी कौम को हाथों में हाथ डाल करके शाना बिशाना खड़े होकर इस सूरत हाल से निकलना है। ये ना सिर्फ हुकूमत अकेले निकाल सकती है, ना कोई नवाज शरीफ, ना कोई शहबाज शरीफ, ना कोई इमरान खान इस सूरत हाल से ये कोई ज़िम्मेदारी आपको इस सूरत हाल से निकाल सकता है। ये हर शख्स को अपना मुहासबा करना है, अपनी जो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आई थी गई है उसको पूरा करना है।
अच्छा सर, आपने बेरोज़गारी की बात की, गुर्बत की बात की, और जो इदारे हैं अगर वो प्राइवेट हो जाते हैं या सेमी गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं तो हमारे जो मज़दूर वर्कर हैं, लेकिन इसके साथ सर हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी शुरू कर दी। 10 अरब डॉलर की इमदाद वहाँ से आ रही है। ताजरों के साथ, कंपनियों के साथ हुकूमत का वक्त भी बैठा है, मुज़ाकरात भी हुए हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा सऊदी अरब आए, इमरान खान साहब के दौर में भी सलमान साहब आए और बहुत सारी इमदाद भी लेके आए, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये 10 अरब डॉलर यहाँ से पाकिस्तान से अफलास, गुर्बत, बेरोज़गारी ख़त्म होने वाली है ना? हुकूमत ने तो ये स्टेप उठाया कि हम ये चीज़ उठाएंगे। आपने कहा कि गुर्बत ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत जो कर रही है मैं उसका पॉइंट उठा रहा हूँ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है। मतलब ये को सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की अपने सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है कि पहले भी हुआ। पहले हमारी आबादी 20 करोड़ पे थी, हमें 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब की चाहिए होती थी। आबादी 25 अरब हो गई है और 25 करोड़ पे हो गई है, तो अब हमें इमदाद भी 10 अरब की चाहिए। तो आप ज़रा अगर इसका कैलकुलेशन निकालें, चूँकि डॉलर महंगा हो गया है, पहले डॉलर आपका 120 रुपये का था, तो आपको 3 अरब में आपके डॉलर तो उतने ही आएंगे ना। 10 अरब डॉलर आएंगे तो आपकी फ़ीकस तो उतना ही बनेगा। उसका कितना फ़ीकस 25 करोड़ अगर आप उसको तकसीम करें, ठीक है, तो वो पैसे तो आपको उतने ही चाहिए। महंगाई नहीं हो गई आपके उनमें, पेट्रोल महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई। तो कह रही है हुकूमत के कहने से, हुकूमतें तो कहती रहती हैं, आपको तसल्ली और तशफ़ी भी ना दे हुकूमत, तो आवाम को और क्या देगी? कम से कम आपको तसल्ली तो दे रही है हुकूमत। तो बाकी मैंने आपको फिर अर्ज़ किया है कि ये जो बेरोज़गारी एक साइकिल है पूरा। ये ऐसे नहीं है कि 10 अरब डॉलर आ जाएगा, वो इमदाद नहीं है, वो फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आपके मुल्क में कोई कारोबार भी नहीं, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं लग रहा। और फिर सबसे बड़ी बात मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा कि वो शाह सुलेमान ने जो आना था, उनका तो दौरा भी मुलतवी हो गया फ़िलहाल, उसकी भी नई डेट भी नहीं आई। लेकिन प्रोजेक्ट तो जारी रहेगा। प्रोजेक्ट भी अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया। सऊदी अरब ने रिफाइनरी लगानी थी गवादर में, उसकी तो अभी ज़मीन भी लीज़ नहीं है, उसका तो अभी काम का आगाज़ नहीं हुआ, 4 साल पुरानी बात है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी थी। तो ये हम खुशकन बातें तो सुनते रहते हैं। आपको मैं असल बात बता दूँ क्या, ये जितनी भी बातें होती हैं, चाहे वो सी पैक है, चाइना से पैसे आ रहे हैं, वो सब वो आपको लोन है, वो आपको कर्ज़ा दिया जाता है। और कर्ज़ा इसलिए दिया जाता है कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे जो अच्छा रिटर्न है वो पाकिस्तान के पास। इससे कमर्शियल बैंक्स को जो है ना, वो ये स्टेट बैंक का जो काइबर रेट है वो 22% है। आप अपने पैसे जाके बैंक में रखें, आपको 20% साल का उसके ऊपर आपको जो है प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर। मुझे बताएं, कारोबार कौन करेगा? कारोबार करने की ज़रूरत क्या है जब बैंक इतनी भारी, और उसकी बोरोवर कौन है? बोरोवर फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। कारोबारी आदमी तो 20% पे, ये 23-24% पे कर्जा लेके कारोबार नहीं चला सकता। हुकूमत पंजाब ने भी, फेडरल ने भी आटा भी सस्ता किया, पेट्रोल भी सस्ता किया, बिजली भी सस्ती की कुछ यूनिट। तो हुकूमत तो आवाम को रिलीफ दे रही है ना। चलें, ये इसके लिए एक अलग प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि रोटी सस्ता होने से उसका क्या इफ़ेक्ट आया नेशनल इकॉनमी के ऊपर। पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है 10 रुपये लीटर, या डीजल से 10 रुपये या 15 रुपये लीटर अगर सस्ता हुआ है, तो आप मुझे बता दें किसी बस का किराया कम हुआ है, किसी टैक्सी वाले ने पैसे कम किए, रिक्शा बाइकी वाले ने पैसे कम किए, आपकी जो रोड ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो ट्रक चल रहे हैं उनकी क्या किसी ने किराया कम किया? आपकी रेलवेज़ ने किराया कम किया? आपके PIA ने किराया कम किया क्या? अगर कम किया तो आप समझे उसका फ़र्क है, वरना तो कोई भी नहीं है। किसकी जेब में गया? ज़रूरत बजाय इसके पैसे कम करने के बजाय ज़रूरत इस बात की है कि आप पॉलिसी को मेंटेन रखें। आप ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि आप अगले 6 माह के लिए ऑयल प्राइस को फ्रीज़ कर दें। आप देखें, एक पॉइंट में आपको सिर्फ मैं एक पॉइंट ज़रूर बात करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 5 साल का आप ग्राफ निकालें, सिर्फ 5 साल का निकाल लेते हैं, तो डॉलर जो है वो SU पर जा रहा है। और आपको याद होगा कि 330 रुपये तक डॉलर गया है, ओपन मार्केट में 350 रुपये गया है, सरकारी रेट भी 310 तक गया है। फिर एक टाइम आता है 2023 में, गालबन सितंबर या अगस्त का महीना है, डॉलर कम होते हुए 280 पे आता है। अगस्त से लेकर के आज 5वें महीने में बैठे हैं, 4 महीने वो और 5 9 महीने 10 महीने हो गए हैं। डॉलर का फ़र्क जो है वो 5 पैसे 10 पैसे 50 पैसे पड़ता है, उससे ना ऊपर जाता है ना उससे नीचे होता है। ये जो स्टेबिलिटी है ये आपको चाहिए हर चीज़ में। इस स्टेबिलिटी की वजह से जो आपको कुछ सुकून नज़र आ रहा है मुल्क में,
कुछ आपको जो हालात की बेहतरी, वो सिर्फ ये वो वाहिद वजह है कि आपने डॉलर प्राइस को जो है वो फ्रीज़ कर दिया है। कैसे किया है, क्या मैकेनिज़्म अख्तियार किया है, कौन सी हुकूमत ने अख्तियार किया है, जिसने भी किया, अगर स्टेट बैंक ने किया है तो वो भी काबिल तहसीन है, अगर हुकूमतों ने किया है तो वो भी, अगर SIFC की वजह से अगर ये कंट्रोल किया गया है तो वो भी, ये जिस शख्स को भी, जिसने इदारे में किया उसको भरपूर क्रेडिट देना चाहिए। और कोशिश, अगर ये एक आध साल अगर डॉलर यहाँ पे मेंटेन रह गया तो फिर आप हम एक साल बाद ये कह सकेंगे कि जनाब हमने अब स्टार्ट ले लिया, हमारे जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी अशारियाँ मस्बत हो चुके हैं। फिर आप हम बैठ करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब हमारी इकॉनमी जो है वो जो माशी इस्तेकाम है, ये बेहतरी है, वो कितने अरसे में हम शुरू कर लेंगे और किस लेवल तक हम पहुँच सकते हैं। अच्छा सर, हुकूमत की बात है, आप अब देखें, फ़र्ज़ करें कि ये हुकूमत 5 साल है, अपनी मुद्दत पूरी कर देती है और ये हुकूमत इदारों की निजकारी कर रही है। अगर 5 साल के बाद दूसरी हुकूमत आ जाती है तो यही जो उन्होंने बिल पास कराया असम्बली से निजकारी के लिए 5 साल, तो आने वाली हुकूमत इस बिल को कैंसिल भी कर सकती है, या उसमें बिजनेसमैन का क्या तहफ़्फ़ुज़ है, या ये फॉरएवर के लिए होगा, कैसे होगा? बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, क्योंकि ये तो बिज़नेसमैन जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा उसको तो वो एतमाद चाहिए। अगर ये एतमाद हम उसको फ़राहम नहीं करते कि ये निजकारी वापस नहीं होगी या इस पर कोई और चेंज नहीं लाई जाएगी, उस वक्त तो फिर ये तो हम नहीं बेच पाएंगे। लेकिन अभी तो आपने ऐलान किया सिर्फ कि हम ये इदारे बेच रहे हैं, अभी तो आपने उनसे बिड्स मांगी हैं, तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है ना। तो ये तो बिड्स आएंगी, कितने लोग आते हैं, कितने ख़रीदार आते हैं, क्या बोलियाँ लगती हैं, फिर वो हुकूमत पाकिस्तान ने एक कोई बॉटम लाइन भी रखी होगी कि हमने यहाँ से बोली स्टार्ट करनी है, वहाँ वो आपको वो रिज़र्व प्राइस जो रखी हुई है, क्या वो वहाँ तक पहुँच भी पाती है, बोली वहाँ से स्टार्ट होती है या नीचे से बिलो से शुरू होती है। तो ये तो एक आपने बड़ी एक परेशानी वाली बात कर दी है कि एक आपने नया सोच के एक नया दरवाज़ा खोल दिया कि एक अगली हुकूमत आती है, आज अगर ये हुकूमत एक बिल पास कर दी तो क्या अगर कोई अगली हुकूमत को 2/3 अक्सर साथ क्या आकर के, क्या इस बिल को ज़ाहिर है आइन में हर वक्त तरमीम की जा सकती है, कोई भी बिल है उसमें तरमीम लाई जा सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि वो जो भी हुकूमत आएगी क्या वो समझती होगी कि उसको फ़ायदा, उसके फ़वाइद क्या होंगे, वो ऐसा क्यों करेगी। तो वजह होगी तो वो करेगी ना, वरना क्यों करेगी। या तो वजह ये होगी कि जो वादे किए गए होंगे, ज़ाहिर है कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों में, जो लेने वाला उसमें भी और हुकूमत पाकिस्तान के दायरे हैं। तो अगर कहीं किसी ने उस माहदे की खिलाफ वर्जी की, को डेविएट किया, किसी ने अपनी बात से पीछे हटा, फिर तो कोई तरमीम की ज़रूरत होगी, वरना मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई तरमीम की ज़रूरत आएगी। ठीक है। अच्छा सर, एक बड़ा हार्ड टॉपिक्स है, अवामी टॉपिक्स है, उसका ज़रा मुख्तसर सा, बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर फिर किसी वक्त प्रोग्राम। ये जो किसानों का इश्यूज़ है, गंदम का बहरान है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है गंदम तो हुकूमत के पास तकरीबन 26,000 टन पहले से थी जो निगरान हुकूमत ने रखी, और 300 अरब कौमी ख़जाने से ख़रीदी गई। लेकिन अभी जो किसान है बेचारा गरीब है, जो गंदम उगाता है, उसकी हुकूमत गंदम लेने से इनकारी है। तो आप क्या कहते हैं, किसान का जो ख़ानदान है वो कहाँ से कफ़ालत करेगा? शॉर्टकट, लेकिन ये एक टॉपिक है डिटेल वाला, थोड़ा सा शॉर्ट दे दें, नेक्स्ट टाइम भी बड़ी तफसील से बात करें। बड़ी शर्मिंदगी की बाइस, इंतहाई शर्म का मकाम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वादा करती है अपने किसान से कि आप गंदम उगाएँ और हम इसके ख़रीदार हैं, और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो आप मुकर जाते हैं। किसी भी कारोबारी दुनिया में कोई भी कारोबार ऐसे नहीं चलता दुनिया भर में, और इंतहाई कारोबारी बदयांती इसको समझा जाता है कि जो आप अपने अल्फाज का पास नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी होती है इस बात से कि ये जो गंदम जितनी भी उगाई जा रही है, बारदाना तक देना जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और गंदम को ख़रीदा जाता है। और सिर्फ गंदम की बात नहीं है, अभी आपकी फसल आ जाएगी गन्ने की, उसको भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। कपास की फसल आएगी, उसको भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी अगर पूरी ना की तो इसकी किसानों की बदुआएँ भी लगेंगी, कौम की बदुआएँ भी लगेंगी आपको। आप खुदारा इसके ऊपर सोचें, इसको जैसे जो भी तरीक़ाकार इख्तियार होता है। लोगों ने कर्ज़े लेकर के काश्तकारी की होती है, आज वो इस काबिल भी नहीं है कि अपने कर्ज़े वापस कर सकें। वजह ये कि वो अगली फसल के लिए बीज और खाद का बंदोबस्त करें, और वो उसके लिए जो मशीनें किराए पे ली गई हैं, तो सारा कुछ किया है। आप मुझे बताएं, 4,000 रुपये का रेट गवर्नमेंट को उन्होंने बेचनी थी एक चीज़ फ़ीमन के हिसाब से, आज वो 2,022 रुपये में बेच करके जा रहे हैं और रोते हुए जा रहे हैं। ये नुकसान कौन पूरा करेगा उनका? और फिर ये क्या होगा, अगले साल तो गंदम उगाएंगे नहीं वो,
और जब गंदम इसलिए नहीं उगाएंगे कि वो मतलब है कुछ उसमें गुस्से में या इंतकाम में वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो अगली जो है ना वो अगली फसल के लिए उनको बीज और खाद फराम और वो उसके ऊपर काम कर सकें। आप अगले साल का सोचेंगे अगले साल आपके साथ क्या होगा। फिर यह होगा कि फिर हम गंदम इंपोर्ट करेंगे, किस रेट पे करेंगे, वो सारा मैकेनिज़्म आप सारे घोटाले में देख चुके हैं। ये वहाँ पे जो है ना इंडियन वर्ड है, इंडियन चैनल है, ये घोटाला किया गया है। तो वो जो स्कैम जो है ना गंदम वाला, ये हमारे गले पड़ेगा। इस साल तो आप गुजर जाएंगे इससे, लेकिन अगले साल जब ये गंदम आपको महंगे दामों में इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो फिर आपके डॉलर्स भी गए और आपकी जो हुकूमत, मुझे नहीं पता, अभी हमने बात की 5 साल, तो फिर ये 5 साल वाली बात नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया है। नाजरीन, आपने सुना मोहम्मद बदर हारून साहब को और पाकिस्तान के जो निजी इदारे जो प्राइवेटाइजेशन होने वाली है, आपने देखा कितनी तफसील से उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर किसी और कंटेंट पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।